अगर आप अपने गृह राज्य से दूर हैं तो आज की खबर आपके लिए अहम है। अगर ठीक ठाक रहा सब कुछ तो आने वाले वक्त में आपको वोट डालने के लिए अपने घर लौटने की ज़रूरत नहीं है। जहां हैं वहीं से वोटिंग कर सकते हैं। नमस्कार, स्वदेश आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। वोटिंग के तौर तरीके लगातार बदल रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं और इसी कड़ी में चुनाव आयोग घरेलू प्रवासी वोटर्स के लिए नई सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत अब चुनाव के दौरान प्रवासी मतदाताओं को वोट डालने के लिए गृह राज्य जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग इसके लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग ने दूरस्थ ईवीएम का प्रोटोटाइप तैयार किया है। इसको लेकर आयोग ने 16 जनवरी को सभी पार्टियों के लिए इसका लाइव डेमो भी रखा है और उसके बाद एक बार फिर से पार्टियों से रायशुमारी कर इस सिस्टम को फाइनल किया जाएगा। ये रिमोट वोटिंग मशीन ये कैसे काम करेगी और इसका क्या असर होगा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी माधव दास। जी हाँ, चुनाव आयोग द्वारा एक बहुत बड़े रिफॉर्म की घोषणा आज की है उन्होंने, और ये पहल जो है सबसे अहम बात इसमें यह है कि रिमोट वोटिंग पहली बार भारत में इस ईवीएम के द्वारा की जा सकेगी। और इस पहल के ओर जो चुनाव आयोग है उन्होंने सारे राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है। जितने भी राष्ट्रीय स्तर और स्टेट स्तर, राज्य स्तर के राष्ट्रीय दल हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन सबको ये चिट्ठी लिखी गई है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि 16 जनवरी को आके वो इस रिमोट ईवीएम की एक प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ले सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह इसका प्रयोग किया जाएगा। 31 जनवरी तक अपने सुझाव भी दे सकते हैं अगर उनके कुछ सुझाव हो कि इस पूरी प्रोसेस में कैसे रिमोट ईवीएम को और सुधारा जा सकता है। साथ ही साथ जो इसमें सबसे अहम बात है वो ये है कि जब कोई अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में चाहेगा कि वहाँ पे जाके वोट करे तो ऐसी परिस्थिति में उसे पहले रजिस्टर करना होगा। और रजिस्ट्री करते वक्त जब मतदान का वक्त होगा तो वहाँ जाके उन्हें सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर्स को ये बताना होगा कि किस क्षेत्र के लिए वो अपना वोट दर्ज कराना चाहते हैं। और उसके बाद उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग, उस क्षेत्र के अनुरूप उनको एक स्क्रीन पे सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी डिटेल्स दी जाएंगी। और जैसे वो नॉर्मल ईवीएम में वोट करते हैं उसी तरह वो इस प्रकार से वोट अपना दर्ज करवा पाएंगे। और वीवीपैट में जो स्लिप जिसमें उसमें दिखता है कि किस पार्टी को और किस कैंडिडेट को उनका वोट पड़ा है उसकी भी डिटेल्स वहाँ पे साफ दिखाई देंगी। तो बहुत ही अहम रिफॉर्म है ये कहना है चुनाव आयोग का कि इसके लिए कई सारे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से लेकर कई सारे कानूनों में संशोधन भी लाना पड़ेगा, अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। और ऐसे परिस्थिति में वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ आएँ और इस रिफॉर्म में उनका साथ दें, क्योंकि एक बहुत अहम मुद्दा अगर हम देखें 2019 के चुनाव में तो 67% की वोटर टर्नआउट थी। करीब 30 करोड़ जो एलिजिबल वोटर्स थे उन्होंने अपना मतदान नहीं किया। और इसकी एक अहम बात वोटर माइग्रेशन की बात की जाती है। तो जहां तक माइग्रेंट्स हैं वो अपने शहर को छोड़ के जहां पे वो काम करते हैं, वो गांव में जाके जहां पे उनकी वोट रजिस्टर्ड है वहां पे वो जाके वोट नहीं दर्ज कर पाते कई कारणों की वजह से। और अगर इस तरह की एक सिस्टम लाई जाती है तो इस तरह के वोटर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त हो सकती है। लेकिन इसमें और इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी अभी समय लगेगा, क्योंकि इस रिमोट ईवीएम को जो इलेक्शन कमीशन ने डेवलप किया है इसके इम्प्लीमेंटेशन, इसके प्रोसेस में कई सारे सवाल ऑलरेडी उठ रहे हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आशंकाएं जता रही हैं। और हम जानते हैं कि ईवीएम्स को लेकर ही इतनी विवाद जब पहले हुई है तो आने वाले दिनों में रिमोट ईवीएम्स को लेकर या आरवीएम्स को लेकर किस तरह के विवाद की संभावना है ये हम खुद ही समझ सकते हैं। तो ये देखना बाकी होगा कि 16 जनवरी को और 31 जनवरी को जब चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टी से अपने सुझाव मांगता है, जब डेमोन्स्ट्रेशन करती है, तब उनके ओर से किस तरह की फीडबैक आती है उसी से साफ जाहिर होगा कि इस तरह की रिफॉर्म मूव को सरकार और विपक्षी दलों के सहयोग से किस तरह इंप्लीमेंट किया जा सकता है और इसको आगे जाके कैसे इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें पता शायद 31 जनवरी के बाद ही मालूम होगा। चलिए, आखिर क्या है इस रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तकनीक के फायदे और कैसी रहेंगी राजनीतिक प्रशासनिक चुनौतियां, और भी दूसरे सवालों को लेकर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश कुमार सिंह और संविधान विशेषज्ञ विराग गुप्ता। सतीश सर और विराग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश में। सतीश सर, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करता हूं कि जो चुनाव आयोग ने कदम उठाया, जो पहल करने की कोशिश की है, क्या लगता है आपको कि ये कितना क्रांतिकारी साबित होगा राजनीतिक क्षेत्र में वोटिंग के भागीदारी बढ़ाने के क्षेत्र में?
देखिए, क्रांतिकारी तो होगा जब जैसे तकनीक टेक्नोलॉजी जब बहुत बढ़ रही है, तो ऐसी इजाद तो होंगे और होना भी चाहिए। हमको ये देखना होगा कि जो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं एक बहुत बड़े हम क्या कहें उनके बारे में, एक आइडियोलॉग रहे हैं कांग्रेस से जुड़े हुए, सैम पिट्रोडा, और टेक्नोलॉजी के भी गुरु माने जाते हैं। उन्होंने भी एक समय कुछ समय पहले कहा था कि अब वो जमाना आ रहा है जब ऑनलाइन वोटिंग के बारे में सोचना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी के दृष्टि से चीजें आगे बढ़ती है तो कोई इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सवाल चुनाव आयोग के विश्वसनीयता का है। आज ईवीएम भी सवाल में है और कई तरह की पारदर्शिता पर सवाल होते हैं। तो उस लिहाज से राजनैतिक दल जो विपक्षी पार्टियां हैं, किस प्रकार से इस पहल पर अपना सुझाव देती है, क्या रुख अपनाती है, ये खास ध्यान देने लायक बात होगा। क्योंकि अगर एक जो चुनाव आयोग की जो स्टैंडिंग है उस तरह से है, अगर वो सब लोगों को अगर वो स्वीकार्य है, लेकिन है क्या स्वीकार, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ठीक बात है, अगर टेक्नोलॉजी की दृष्टि से जब हम देख रहे हैं कि अनाज का फ्री राशन का भी पोर्टेबिलिटी हो गई, फिर हम देख रहे हैं कि जो टेलीकॉम में पोर्टेबिलिटी हो गई, हर चीज में इंटरलिंकेज के साथ पोर्टेबिलिटी हो रही है, और परीक्षाएं भी बहुत सारी ऑनलाइन अब लगभग होती जा रही हैं। तो वो तो जरूरी था कि मतलब अब 5G के युग में हम घुस रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के में जा रहे हैं। तो ऑडियो विजुअल की दृष्टि से वेरीफाइबल अगर हो, विश्वसनीयता हो, और राजनीतिक दलों को अगर ये मान्य हो, तो मैं तो समझता हूं कि ये स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि एक चीज आपको और देखना पड़ेगा कि जो माइग्रेशन है इस देश के अंदर, जैसे अर्बनाइजेशन को लेकर के, काम को लेकर के भी, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और हम एक अनुमान के अनुसार जानते हैं कि 30 से 40% तक का अर्बनाइजेशन हो गया है। तो जो जिनका गांव में घर था, वहां से उत्पत्ति है, उनका लिनिएज है, अब वो वहां से बाहर रहते हैं। तो वोट देने के लिए तो इतना पैसा खर्चा करके जाना वहां वापस, वो बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है इसे तो अगर इस तरह की चीजें होती हैं और सबका इसमें सहमति होता है, तो फिर हमको लगता है ये वोटिंग परसेंटेज डेमोक्रेसी में बढ़ती है चुनावों में, तो ये डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सर। सर, आपने बहुत से चुनाव भी देखे होंगे जब बैलेट से ही पड़ते थे, उसके बाद अब ईवीएम भी आ गया। ईवीएम तो लगभग लगा लीजिए 2010 में आ गया था। 12-13 साल हो गए। लोग ईवीएम को लेकर, जो राजनीतिक दल हैं, अभी तक विश्वसनीयता प्रकट नहीं करते हैं। खासकर तब जब वो चुनाव हार जाते हैं, भले उनके दिल में कुछ और हो, लेकिन जनता के सामने इस तरह प्रेटेंड करते हैं कि हम ये ईवीएम के वजह से चुनाव हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी समझ से क्या लगता है कि जो 16 तारीख को जो बैठक होगी, उस दिन इन लोगों की राय इस डेमो को लेके क्या हो सकती है? बहुत सारे रिजर्वेशंस के साथ पार्टियां जाएंगी। एक दो पार्टी इसका समर्थन जरूर करेगी, जो सत्ताधारी ग्रुप से होगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो है बहुत सारे सवाल खड़े करेंगी। अभी एक सवाल ये भी हुआ था कि फ्रीबीज को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक पहल की थी कि भाई तमाम दलों को बताना पड़ेगा कि जो जो आप घोषणाएं कर रहे हैं, क्या इसकी फिजिबिलिटी है, मतलब ये पूरा करने का पैसा कहाँ से आएगा, मादा है, या ये बस चुनावी भाषण और एक मैनिफेस्टो हो जाता है। तो कई तरह के सवाल, नियुक्तियों को लेकर सवाल, बहुत सारे के सवाल खड़े करेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो दलों को भी उस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। ईवीएम का भी बहुत ज्यादा विरोध था शुरू में, लेकिन सब लोगों को मानना पड़ा ना। तो ये हम समझते हैं कि अभी शुरुआती दिक्कतें तो जरूर आएंगी और थोड़ा इसमें समय लगेगा। कि अभी तो आप देखिए कि कई बार वीवीपैट का मामला आ जाता है, कई बार कई तरह के चुनावी बंदोबस्त का मामला आ जाता है, चुनावी अधिकार, चुनाव कमीशन के अधिकार को भी लेकर आजकल सवाल खड़े हो रहे हैं कि कितना उनमें पावर है, नहीं है, और क्या वो एक एग्जीक्यूटिव के तहत चलता है या फिर एक स्वायत्त संस्था के रूप में चलता है। तो ये सारे जो पुरानी चीजें हैं, जो एक लेगेसी चला रहा है, उसी लिहाज से इस पर भी विरोध या समर्थन होगा। बिल्कुल। विराग सर, अब आपके पास आते हैं। जो सबसे अहम सवाल है कानून की पेचीदगियों को लेके, अगर ये सिस्टम सभी मान्य होते हैं और चुनाव आयोग इसको लागू करने की सोचता है, तो कानूनी परेशानियां, कानूनी दिक्कतें क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, इसको हमको 3-4 तरीके से समझने की जरूरत है। पहला ये कि ये कोई नई चीज नहीं है
और इसकी शुरुआत, इसका जो बिगनिंग हुई थी 2013 में हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आदेश दिया, जून 2015 में, कि जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके वोटिंग का अधिकार है और उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या रिमोट वोटिंग की व्यवस्था हो सकती है। चुनाव आयोग ने उसके हिसाब से कमेटी बनाई 2016 में, और वो कमेटी बनने के बाद अब 6 साल बाद अब उसका एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। अभी सारी चुनौतियां बाकी हैं कि इसको कैसे लागू किया जाएगा, कैसे प्रवासी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन 3 बातें समझने की जरूरत है। पहला कि 1952 के बाद उस समय 45% लोग वोट डालते थे और अब लगभग 67% पिछले चुनाव में वोट लोगों ने डाला है, तो परसेंटेज काफी बढ़ा है। और शहरी लोग कम वोट डालते हैं, ग्रामीण लोग ज्यादा वोट डालते हैं, और शहरों में जो प्रवासी नहीं है फिर भी वोट नहीं डालते हैं, इसका सर्वे हुआ या नहीं हुआ, और जो प्रवासी श्रमिक हैं उन्हें भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसको कैसे किया जाएगा, उसकी विश्वसनीयता कैसे होगी, उनको चुनाव प्रचार उनका कैसे होगा और कैसे वो सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से वोट डाल पाएंगे, ये एक पहलू है। दूसरा कि इसको करने के लिए कई कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट हो या फिर जो इलेक्टोरल रूल्स हो या फिर जो इसके लिए एक कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हो, इन सारी चीजों में बदलाव करने पड़ेंगे। उसमें हो सकता है कि जिस तरह से ईवीएम को चुनौती दी गई थी, इसको भी चुनौती दी जाए। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये ऑनलाइन नहीं है, ये ईवीएम मशीन का ही एक दूसरा रूप है, लेकिन ये उस चुनाव क्षेत्र की बजाय दूसरे चुनाव क्षेत्र में दूसरे जगह की वोटर लिस्ट को के आधार पर कहीं और से वोट देने की इजाजत देता है। इस नाते क्रांतिकारी माना जाएगा और इसमें कई सारी चीजें जुड़ने की संभावना है, क्योंकि विदेश में जो लोग रहते हैं उनकी वोटिंग के राइट्स के भी बारे में कई बार बात चालू हुई, और यहाँ पर संविधान के 2 प्रावधानों का कन्फ्लिक्ट है। अनुच्छेद 326 के अनुसार सभी को वोटिंग का अधिकार मिला है, यह उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है 324 के अनुसार। तो इस पूरी व्यवस्था में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में कहीं चुनावों की विश्वसनीयता गड़बड़ नहीं हो जाए, ये बैलेंस करने के लिए चुनाव आयोग ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है। बिल्कुल। सर, एक चीज़ और समझना चाहिए, अगर टाइमिंग का क्या हिसाब रहेगा, कितने समय में ये चीज़ें लागू हो सकती हैं? और दूसरा, जिस तरह से आपको भी कहीं ना कहीं शायद डाउट है कि इसमें निष्पक्षता और जो पारदर्शिता है उसमें कहीं पे भी कुछ सवाल उठ सकते हैं, तो कौन से वो पॉइंट हैं जहां पे विश्वसनीयता पे और निष्पक्षता पे सवाल उठ सकते हैं? देखिए, कभी भी जब भी कोई नया प्रयोग होता है उस पर निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं, और सवालों की वजह से प्रयोगों को खत्म नहीं करना चाहिए। लेकिन वो अगर हमारा सिस्टम सही है, सिस्टम बिल्डिंग होना चाहिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे जुडिशियरी में हो सकता है कि हमको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे भरोसा नहीं हो, सिस्टम अगर ठीक होगा तो चीजें ठीक होंगी। अब इसमें जो 3 चरण होंगे कि पहले चरण पर जब प्राथमिक तौर पर सहमति मिलेगी तो फिर उसके लिए कानूनी बदलाव करने पड़ेंगे, और जब कानूनी बदलाव ये संसद और सरकार के माध्यम से होंगे, ये पहला चरण, इसलिए इस पर अभी संसद में बहस होगी। चुनाव आयोग के सामने जो चर्चा है यह सिर्फ एक प्राथमिक चर्चा है जिसका कोई विशेष संवैधानिक महत्व नहीं है। तो पहला संसद से कानून बने, दूसरा इसके बारे में जो टेक्नोलॉजिकल जो भी बनेगा उसकी विश्वसनीयता जाहिर हो कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, और तीसरा जिन लोगों को वोट देने की इजाजत होगी उनका सिस्टम कैसे होगा, आधार और जो वोटर लिस्ट का जो हम जोड़ रहे हैं या उन लोगों तक अपने जो कैंडिडेट्स हैं कैसे पहुंचेंगे, ऐसा तो नहीं कि उनके वोट खरीद लिए जाएंगे। तो ये सब बातें कैसे होंगी, विश्वसनीयता बनाने के लिए समय चाहिए होता है, एक लंबा प्रोसीजर चाहिए होता है, और ये सारे काम करने में राजनीतिक परामर्श के साथ, संवैधानिक संशोधनों के साथ और एक पूरे प्रोसीजर और सिस्टम को एक पारदर्शी तरीके से बनाने की जरूरत है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी कुछ ही दिनों पहले रेलवे का 3 करोड़ लोगों का डेटा लीक होने की बात आई है, एम्स में साइबर अटैक हुआ है। तो साइबर के जुड़े मामलों में हम टेक्नोलॉजी को कितनी सुरक्षित रख पाते हैं, इसके अनुसार ही विश्वसनीयता निर्धारित होगी। यानी कि ये माना जाए कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है 2024, शायद उसमें इस चीज जो ये नई तकनीक है उसका इस्तेमाल हो सके, या
प्रायोगिक तौर पर एक दो जगह किया जा सके, ये माना जा सकता है? नहीं, देखिए, प्रायोगिक तौर पर करने के लिए भी कानून और जो बदलाव है करने जरूरी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है विश्वसनीयता के पहले सबसे पहले चुनाव आयोग को एक डेटा सामने लाना चाहिए कि जो 35% लोग वोट नहीं डाले हैं उनमें से प्रवासी श्रमिक कितने हैं। शहरों में, महानगरों में रहने वाले लोग जो अपने घरों से नहीं निकलते हैं या चुनावों के समय वो विदेश चले जाते हैं या टूरिज्म में चले जाते हैं, तो उनको तो ये लग्जरी के तौर पर ये सुविधा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अगर कोई आदमी शादी में गया है या टूरिज्म में गया है तो वो तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा। तो एक ये डेटा भी सामने आना चाहिए कि रिमोट वोटिंग से एक्चुअली कितना फर्क पड़ेगा। प्रवासी श्रमिकों का भारत में कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, नोटबंदी के समय में पता चला और लॉकडाउन के समय भी पता चला, और ये राज्यों का भी विषय है। तो ये आसान, इसमें सवाल विश्वसनीयता का नहीं है, सवाल इसको राज्यों के सहयोग से, स्थानीय प्रशासन के सहयोग से करना पड़ेगा। और पहले नंबर पर एक सबसे पहले ये डेटा आना चाहिए, क्योंकि इसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से भी मदद ली गई थी कि कितने लोग हैं, वो कौन से वर्ग के लोग हैं जो वोट नहीं डालते हैं, और उनमें प्रवासी श्रमिकों का कितना हिस्सा है और सरकार के पास कितना डेटा है, उसके अनुसार ही इसकी सफलता निर्धारित होगी। शुक्रिया विराग सर, आपने इतनी अहम जानकारी इस संबंध में दी। तो आने वाले टाइम में हो सकता है क्रांतिकारी कदम चुनाव आयोग ये उठा सकता है, और इसके बाद वोटिंग का पैटर्न भारत में बदल सकता है, यानी कि हाईटेक इंडिया में अब हाईटेक तरीके से वोटिंग हो सकती है। लेकिन इसके लिए चुनौतियां काफ़ी हैं, प्रशासनिक स्तर पे भी, कानूनी स्तर पे भी, और सबकी नज़रें इसी पे कि 2024 का चुनाव किस लेवल पर हो सकता है। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं बैंक लोन फ्रॉड केस की। आईसीआईसीआई और वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस के आरोपी कोचर दंपति और वेणुगोपाल धूत को अदालत से राहत नहीं मिली है। सीबीआई की अदालत ने आरोपियों को 10 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूरी खबर दे रहे हैं अंकुर मिश्रा। जी हाँ, सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 10 जनवरी तक न्यायिक हिरासत दे दी है चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत को। यहाँ पर वेणुगोपाल धूत ने और भी एक सेपरेट पिटीशन मूव किया था, जिसमें उनको राहत चाहिए था कि वो मेडिसिन ले रहे हैं, क्या वो ले सकते हैं कि नहीं। वहाँ पर कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, जहाँ पर जेल अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट किया है कि वो जो भी रिलीफ चाहते हैं वो प्रोवाइड कर दिया जाए। इसके अलावा अब जो सारा एक्शन है वो बॉम्बे हाई कोर्ट और रेगुलर कोर्ट में शिफ्ट होगा, क्योंकि अभी वैकेशन बेंच स्पेशल कोर्ट इसको हियरिंग कर रहा था, क्योंकि कोर्ट अभी छुट्टी पे है। तो कोर्ट ने यही बोला है कि आप जो रेगुलर बेंच है वहाँ पर अपनी पिटीशंस मूव करिए। जो बेल की पिटीशन थी वेणुगोपाल धूत द्वारा, वो भी रेगुलर कोर्ट में ही अब मूव होगी। तो देखना ये होगा कि अगले हफ्ते कैसा एक्शन होता है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की थी चंदा कोचर और दीपक कोचर ने, और वहाँ पर जो पुलिस कस्टडी मिली थी सीबीआई को, सीबीआई ने जो अरेस्ट किया था उसके अगेंस्ट पिटीशन दी थी, और वहाँ पर भी कोई अंतरिम राहत नहीं मिली थी बॉम्बे हाई कोर्ट से। लेकिन अभी ये पिटीशन पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से, और देखना ये होगा कि अगले हफ्ते इस पिटीशन को एडमिट किया जाता है कि नहीं। बैंकों के ग्रॉस एनपीए बढ़ सकते हैं। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है। सीवियर स्ट्रेस में सितंबर 2023 का बैंकों का जीएनपीएस बढ़कर 7.8% हो सकता है। 9 एनबीएफसीज स्ट्रेस टेस्ट में फेल हुए हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। बैंकों के जो ग्रॉस एनपीएस हैं वो बढ़कर 7.8% हो सकते हैं, जो कि अभी सितंबर 2022 तक 5% के आसपास हैं। ये 3 सिनेरियोज का स्ट्रेस टेस्ट कराया गया है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बताया है कि पहला है बेसलाइन सिनेरियो, दूसरा है मीडियम स्ट्रेस टेस्ट सिनेरियो, तीसरा है सीवियर स्ट्रेस टेस्ट सिनेरियो। तो सीवियर कंडीशन में जो जीएनपीएस हैं वो 2.8% बढ़कर 7.8% हो जाएंगे। लेकिन अगर हम मीडियम स्ट्रेस टेस्ट की बात करें तो वहां पर सिर्फ 80 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है, ये बढ़कर 5.8% हो सकते हैं। और बेसलाइन सिनेरियो की बात करें, मतलब यही स्थिति अगर चलती रही स्ट्रेस टेस्ट की, तो वहां पर जीएनपीएस बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि कम हो रहे हैं 10 बेसिस पॉइंट, और ये घटकर 5% से घटकर 4.9% हो जाएंगे। अगर हम सीआरएआर की बात करें तो यहां पर अभी जो बैंकिंग सिस्टम का सीआरएआर है वो 14.8% है, लेकिन अगर सीवियर स्ट्रेस टेस्ट अप्लाई किया जाए इस मॉडल का तो ये घटकर
माफ़ कीजिएगा 13.1% पर आ जाता है। ये है सीवियस कंडीशंस में। लेकिन अगर यहाँ पर भी बेसलाइन सिनेरियो की बात करें तो जो सिस्टम लेवल CRAR है वो 14.8% से घटेगा नहीं बल्कि बढ़कर 14.9% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर NBFCs की सिचुएशन यहाँ पर अच्छी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 9 NBFCs बेसलाइन स्ट्रेस टेस्ट सिनेरियो में फेल हो रहे हैं और ये जरूर चिंता की बात है। यहाँ पर अभी तक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो NBFCs का है वो 26% का है, GNPA 4% के हैं। साथ ही साथ RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने भी इस रिपोर्ट में बोला है कि RBI और जितने फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं वो विजिलेंट बने हुए हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो कदम उठाते रहेंगे। और अब बात करते हैं साल 2022 की, जिसने बॉलीवुड को काफ़ी कुछ दिया तो काफ़ी कुछ छीन भी लिया, जिनमें लता मंगेशकर, बप्पी लहरी समेत कई ऐसी हस्तियां थीं जिनकी याद आज भी रुलाती है। एक नज़र 2022 में दुनिया छोड़ चुके कला और संगीत के सितारों पर। कुछ कुछ खट्टी और कुछ कुछ मीठी यादों के साथ 2022 का साल जा रहा है और नई आशाओं के साथ 2023 आ रहा है। लेकिन बीते साल के पन्नों में बॉलीवुड इंडस्ट्री की वो कड़वी यादें भी हैं जो हमेशा रुलाएंगी भी और सताएंगी भी। साल की शुरुआत में ही दुख की घड़ी आ गई थी जब नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के तौर पर मशहूर लता मंगेशकर की मौत की खबर आई। 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था और उनके जाने पर ऐसा लगा जैसे वो बिछड़ी कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स ने सारे शहर को वीरान कर दिया। चौदह लैंग्वेज में 50,000 से ज्यादा गाने गाने वाली लता मंगेशकर को 2001 में भारत के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया था। लता मंगेशकर के जाने के गम से बॉलीवुड उभरा ही नहीं था कि एक हफ्ते बाद ही 15 फरवरी को भारतीय सिनेमा के डिस्को किंग कहे जाने वाले बप्पी लहरी का भी निधन हो गया। बप्पी लहरी ने अपने करियर की शुरुआत म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर की थी और 1980 और 1990 के दशक में कई हिट गाने दिए और उन्हीं की वजह से भारत में डिस्को म्यूजिक को नई जान मिली, नई पहचान मिली। साल 2022 में प्लेबैक सिंगर केके यानी कृष्ण कुमार कुन्नत मई के महीने में एक लाइव शो कर रहे थे और तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी जान चली गई। क्लासिक डांस और म्यूजिक की दुनिया से हमने काफी कुछ गंवाया है। प्रसिद्ध कथक नर्तक, संगीतकार और गायक पंडित बिरजू महाराज को भी हमने खो दिया। अपने 50वें जन्मदिन से ठीक एक महीने पहले 16 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। इसके अलावा कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उस्तादों में से एक पंडित शिव कुमार शर्मा समेत कई और हस्तियों को साल 2022 ने हमसे छीन लिया। फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को हत्या कर दी गई। कुछ हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी। 31 मई को सिद्धू का अपने गांव में अंतिम संस्कार किया गया और उनकी उम्र समय सिर्फ 28 साल की थी। उधर 24 साल के फेमस रैपर धर्मेश पवार भी इसी साल 21 मार्च को दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय में भी काम किया था। बॉलीवुड और मराठी इंडस्ट्री के वेटरन एक्टर विक्रम गोखले का भी 26 नवंबर को निधन हो गया।
बहरहाल तमाम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अपनी जिंदगी की जो कहानी लिखी वो कई सालों तक सुनी और सुनाई जाएगी। बस आखिर में लोग यही कहेंगे कि कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। कोविड की 3 लहरों का कहर न सिर्फ हमारी सेहत और जान माल पर पड़ा, बल्कि इसने प्रोफेशनल्स और कर्मचारियों को भी एक दर्द दिया। ये दर्द था सैलरी में कटौती का, नौकरी खोने का और खराब या फिर जीरो इंक्रीमेंट का। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हर जख्म को भर देता है। 2022 में जो हुआ सो हुआ, किसी का बेहतर किसी का बदतर इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन अब 2023 को उम्मीद भरी नजरों से हम देख रहे हैं और प्रोफेशनल्स के लिए ये उम्मीद जगाती है एक ताज़ा रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का निचोड़ बताता है कि पिछले कुछ सालों में जो मायूसी टैलेंट्स को मिली वो उससे निकलना चाहते हैं। यही वजह है कि नया साल बेहतर इंक्रीमेंट का साल हो रहा है और इसके लिए देश के 54% वर्किंग फोर्स चाहती है कि उसका अप्रेजल 12% से कम ना हो, बल्कि इससे ज्यादा हो तो मोस्ट वेलकम। मगर इससे कम हुआ तो कंपनियों के लिए टैलेंट को रिटेन करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे इसका ट्रेलर हमने इसी साल कुछ सेक्टर्स में देख भी लिया, जिसमें आईटी जैसे अहम सेक्टर में भी हमें एट्रिशन रेट नजर आया, वो भी बहुत ज्यादा। यहाँ एट्रिशन रेट यानी नौकरी छोड़ने का ट्रेंड इतना ज्यादा था कि कंपनियों को साल में 2 बार अप्रेजल तक करने को मजबूर होना पड़ा। तो क्या ये ट्रेंड अब हर सेक्टर के लिए एक बड़ा मैसेज है? साथ ही बेटर इंक्रीमेंट के लिए कंपनियों को क्या अब जिस तरह की डिमांड एम्प्लॉइज की ओर से हो रही हैं, जिस तरह से वो अपनी वैल्यू को पहचान रहे हैं और वो जिस तरह से ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वो एक बेहतर इंक्रीमेंट करने को मजबूर करेंगी। सवाल ये भी है कि कई सेक्टर का कारोबार अब तो प्री कोविड लेवल पर बहुत पहले ही आ चुका है, तो क्या वो इसका बेनिफिट कर्मचारियों को पास ऑन करेंगी? ये तो बात हुई पहले से नौकरी में काम कर रहे लोगों की, लेकिन क्या ये सेक्टर्स जो हैं वो फ्रेशर्स के लिए भी बेहतर मौके बना रहे हैं? क्या ये पहले से बेहतर हुए हैं? इन सभी पहलुओं पर हम करेंगे आज खास चर्चा। मगर पहले अपनी सहयोगी पूजा त्रिपाठी के पास चलते हैं, जो बता रही हैं कि आखिर जो ताजा सर्वे है उसकी बड़ी बातें क्या है। ओवर टू यू पूजा। जी, एक सर्वे के मुताबिक 2023 में 10 में से 5 कर्मचारियों को 12% की सैलरी हाइक चाहिए, क्योंकि ये उनका कहना है कि पिछले जो अप्रेजल साइकिल हुआ था उसमें कम हाइक के कारण उनके काम के प्रदर्शन पर भी असर पड़ा था। तो एक सर्वे हुआ जिसमें कि 9 इंडस्ट्री के कुल 1800 कर्मचारियों ने पार्टिसिपेट किया और सर्वे में कुल 62% यही मानते हैं कि पिछले अप्रेजल से वो खुश नहीं है और इस बार उनको 12% से ज़्यादा की हाइक चाहिए। अब ये इस वजह से भी हुआ क्योंकि हमने देखा कि ग्लोबल मंदी और महंगाई का माहौल था। उस बीच हमने देखा कि महंगाई इस वक्त ज़्यादा सैलरी हाइक की मांग कर रहे हैं। पिछले अप्रेजल साइकिल हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा और एनर्जी ने केवल लो सिंगल डिजिट की हाइक दी थी, लेकिन अब इकोनॉमी एक्टिविटी में जिस तरीके से पिकअप हो रहा है, कर्मचारी ज़्यादा सैलरी हाइक की मांग कर रहे हैं। इसमें इस बीच पिछले अप्रेजल साइकिल में केवल आईटी ऐसा सेक्टर था जिन्होंने की टैलेंट को रिटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा हाइक दी थी। बाकी सभी इंडस्ट्री में हमने देखा या तो अप्रेजल नहीं हुआ है या फिर बहुत ही कम हाइक देखने को मिला है। अब ये ज़्यादा सैलरी की हाइक की मांग क्यों आ रही है कर्मचारियों की तरफ से? इसकी वजह यह है कि महंगाई के माहौल में अब कॉस्ट ऑफ लिविंग उनकी बढ़ गई है। काम के लिए वापस अब ऑफिस शुरू हो चुके हैं, तो उसके लिए वर्क फ्रॉम होम खत्म हो चुका है,
तो उसके लिए भी अब वो ज़्यादा सैलरी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी जगह पे कहीं कहीं उनको ये भी ऑप्शंस दिए जा रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के। तो जब वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू हो रहा है तो उस केस में वो ज़्यादा सैलरी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वर्क प्लेस पे रिकग्निशन और सराहना ज़्यादा नहीं मिल रही है, तो एक मॉनिटरी यहाँ पर एनकरेजमेंट चाहने के लिए वो इस हाइक की मांग कर रहे हैं। उनके ये सर्वे के मुताबिक करीब 23% कर्मचारी 8 से 12% की सैलरी हाइक मांग रहे हैं, 11% 4 से 5% की, और करीब 8% कर्मचारी जो है वो लो सिंगल डिजिट 4% के लगभग की हाइक चाह रहे हैं। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग सर्वे यहाँ पर निकल कर आया है और हम देख रहे हैं कि हर 10 में से 5 कर्मचारियों को जो है वो 12% से ज़्यादा की सैलरी हाइक चाहिए। तो ये सर्वे की फाइंडिंग्स हैं जो हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी ने आपके सामने रखी। वैसे इसमें बहुत सारे और पहलू भी हैं और इस पूरी चर्चा को हम समझेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा ही बेहतरीन पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ खुद आदित्य नारायण मिश्रा साहब मौजूद हैं, जो कि CEO डायरेक्टर हैं CIEL HR से, जिन्होंने ये सर्वे कराया। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके साथ ही हमारे साथ हैं रजनीश सिंह सर, जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं सिंपली HR से। रजनीश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके साथ ही प्रखर त्रिपाठी हैं, पार्टनर मैनेजिंग पार्टनर डेलॉयट से, डेलॉयट इंडिया से। प्रखर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और सबसे पहले आदित्य जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। ये जो सर्वे है उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो तो हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी ने और हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के ज़रिए, आंकड़ों के ज़रिए बता रहे हैं। फिर भी बहुत स्पेसिफिक होकर देखें तो ये जो पूरी फाइंडिंग्स हैं उसमें क्या अहम पॉइंट्स आप कहीं ना कहीं पिन आउट करेंगे? और इसके साथ ही ये भी बताइए कि क्या इस सर्वे के आधार पे हमको ये अनुमान लगाना चाहिए कि कर्मचारियों ने अपनी वैल्यू समझ ली है और अगले साल जो है वो इंक्रीमेंट के लिहाज से बेहतर होने वाला है? हालांकि प्रोजेक्शन तो अभी आने के अनुमान हैं, आगे आएंगे। देखिए, ये जो IT इंडस्ट्री और सर्विसेज इंडस्ट्री में टैलेंट को रिटेन करने के लिए और इतना डिमांड बढ़ गया था कि उस टैलेंट रिटेन करने के लिए कंपनीज ने सब अच्छा सा इंक्रीमेंट दिए थे। वो जो मोमेंटम है, वो जो सेंटिमेंट है, वो सेंटिमेंट को अभी भी एम्प्लॉइज उसको कैरी कर रहे हैं। बहुत सारा मार्केट में हेडविंड्स हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, इकोनॉमिक रिसेशन, ग्लोबल सिचुएशन जो है, वो सबको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे IT इंडस्ट्री में अभी प्रोजेक्ट्स थोड़े कम होने लगे हैं, थोड़ा डिमांड कम हो रहा है। लेकिन उसका जो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट वो एम्प्लॉय सेंटिमेंट में नहीं दिख रहा है। तो 57% एम्प्लॉइज IT सर्विसेज इंडस्ट्री लार्जली, वो लोग बोल रहे हैं कि हमें तो बहुत अच्छा इंक्रीमेंट चाहिए, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट अच्छा मिला है रिसेंटली। तो कुछ कंपनीज 2 टाइम्स इंक्रीमेंट किए हैं। तो मुझे ये मानना, मेरा ये मानना है कि कंपनीज अभी थोड़ा ओपन और ट्रांसपेरेंट कॉन्वर्सेशन करना चाहिए कंपनीज को अपना एम्प्लॉइज के साथ, और उनको बताना चाहिए कि क्या हो सकता है। एग्जैक्ट परसेंटेज तो कोई बता नहीं सकता है, लेकिन एक तरह का एक्सपेक्टेशन रीसेटिंग का जरूरत है। जब मैं फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये सब इंडस्ट्री देखता हूँ, इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो एक्सपेक्टेशन लोगों का है और जो रियलिटी है वो उसमें काफी मैच है अभी। तो एक्सपेक्टेशन गैप उतना नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये जो सब इंडस्ट्री सेगमेंट्स हैं, अभी इकोनॉमी में काफी सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंजीनियरिंग एक्टिविटीज हो रहे हैं। तो शायद वो कंपनी सब जो पिछले साल इंक्रीमेंट्स दिए थे उससे इस साल थोड़ा बेटर रहेगा, ये मेरा मानना है। लेकिन IT और सर्विसेज में जितना एक्सपेक्टेशन, जितना ज्यादा वो सर्वे का हमारा फाइंडिंग है, क्योंकि ये परसेप्शन, लोगों का परसेप्शन, एक्सपेक्टेशंस अभी क्लियरली पता चल गया है। तो जो सीनियर मैनेजमेंट में जो लोग हैं IT इंडस्ट्री, सर्विसेज इंडस्ट्री, आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, उनको अभी
ओपनली थोड़ा कन्वर्सेशन करना चाहिए कि हाँ ये रियलिस्टिक लग रहा है, रियलिस्टिक नहीं है, ये डिस्कशन हो सकता है। क्योंकि हमने अभी कुछ महीना पहले ही देखा बड़े बड़े आईटी कंपनीज अपना बोनस रोक दिया है या थोड़ा कम करके वो लोग वेरिएबल पे दे रहे हैं। उनका हायरिंग को थोड़ा सा वो लोग एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन में मुझे नहीं लगता है कि ये 12% के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं ये आईटी इंडस्ट्री में मिल पाएगा। ठीक है, ठीक है। आपका जो आकलन है, इसी सवाल के साथ मैं प्रखर जी आपके पास आना चाहूँगा। आप इस सर्वे से कितना इत्तेफाक रखते हैं? और मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 साल जो रहे उसमें 2021 का जो प्रोजेक्शन था उसमें तो जिस तरह की स्थितियाँ थीं, ज़्यादातर कंपनियों ने जो इंक्रीमेंट था वो किया ही नहीं। कुछ ने आउट ऑफ बॉक्स जाके और कुछ ने इंक्रीमेंट दिया, लेकिन वो उतना बेहतर नहीं था। ये साल अगर हम देखें तो इस साल में भी ये ट्रेंड देखा गया कि बहुत जिस तरह की उम्मीद थी उस तरह का नज़र नहीं आया। प्रोजेक्शन के आसपास भी कई कंपनियों ने नहीं किया। उस लिहाज से अगर ये 2 सालों की रिकवरी को देखें, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मेरे ख्याल से प्री कोविड लेवल पर अपने कारोबार में आ चुकी हैं, वहां पर क्या ये आवश्यकता नहीं है कि ये जो एक उम्मीद है, ये जो एक्सपेक्टेशन है, इसको भी थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए? आपका आकलन क्या कहता है? नहीं, धन्यवाद सवाल के लिए आपके। मैं मिश्रा जी को सुन रहा था जब वो अलग अलग क्षेत्रकों और सेक्टर्स की बात कर रहे थे। देखिए, 3 चीजें हैं इसमें। अगर 3 तरीकों से अगर आप इस समस्या को देखेंगे, एम्प्लॉइज की अपनी एक्सपेक्टेशन है, उनकी अपनी आशाएं हैं कि हम 12% इंक्रीमेंट चाहते हैं। आपने कहा 10 में से 5, 50% के आसपास। पहली चीज तो ये कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरह की रिकवरी हुई है। तो अगर आप पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रकों को देखेंगे, हर सेक्टर एक तरह से नहीं रिबाउंड हुआ। 2021 में आपने देखा हॉस्पिटैलिटी, आपने देखा पावर, आपने देखा इनिशियल लेवल्स पे एफएमसीजी में बहुत ज्यादा हिट आया था। इन द डिमांड सप्लाई देयर वाज अ ह्यूज डेफिसिट इन डिमांड काफी नीचे चली गई थी। वो चीज आपने लोगों के एम्प्लॉइज के जिस तरह के इंक्रीमेंट्स आए उसमें भी रिफ्लेक्ट हुई। 2020 मार्च में जो इंक्रीमेंट्स हुए, दिसंबर 2020 में जो इंक्रीमेंट्स हुए, वो बहुत ही निचले स्तर के थे। उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि अगर आप कंपनियों के नजरिए से सोचें तो जो कंपनियों का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर था उस समय, उस दौर को ज्यादातर लोगों ने कॉशियस ऑप्टिमिज्म कहा कि लोग देखना चाह रहे थे कि कैसी चीजें बदलती हैं, और कैश यूज्ड टू बी द किंग। कंपनीज कैश को कंजर्व कर रही थी, इसलिए इंक्रीमेंट्स थोड़े म्यूटेड थे। 2021 बहुत हद तक मार्च 2021 में जिस तरह के इंक्रीमेंट हुए वो काफी अच्छे थे। इनफैक्ट अगर आप उस पिछले साल इस साल के मार्च में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आईटी को बहुत बढ़िया इंक्रीमेंट्स मिले, फार्मा सेक्टर में बहुत बूम था, रिटेल ने बहुत अच्छे इंक्रीमेंट्स देखे। अब आईटी एज अ सेक्टर में 3 बड़े हिस्से होते हैं। एक आईटी सर्विसेज होता है, एक आईटी प्रोडक्ट होता है, एक थर्ड पार्टी आईटी सर्विसेज होता है। आईटी प्रोडक्ट्स ने बहुत अच्छा किया। पिछला 1 साल उनके लिए मेरे ख्याल पिछले दशक से बेहतर रहा होगा। तो आईटी प्रोडक्ट ने उस तरह के नंबर दिए। अब पहली चीज, जिस तरह से, और डेलॉयट में भी हम इस तरह के सर्वे करते हैं, हम अपने हर तरह के क्लाइंटों के काफी करीब रहते हैं, उनसे बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है पिछले साल की तुलना में, और जब मैं कहता हूँ पिछला साल, मार्च 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, 2022 की, जहां पे हमें लगता है पिछले साल से के अनुपात में इंक्रीमेंट्स में डिक्रीज होगा, वो है आईटी सर्विसेज। हमें लगता है मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो और पावर में थोड़ा सा रिडक्शन दिखेगा आपको लोगों की। और ये मैं औसत एवरेज इंक्रीमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं औसत इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, जहां पे आपको अगेन दिखेगा कि पिछली बार के तुलना में ज्यादा इंक्रीमेंट लोगों को मिला, वो होंगे आईटी प्रोडक्ट्स, सर्विस सेक्टर में, पावर में, हॉस्पिटैलिटी में और एफएमसीजी में। फार्मा और रिटेल बहुत हद तक पिछले साल के अनुपात में सेम चलेगा। तीसरा पॉइंट और तीसरा बिंदु ये है कि जब आप कहते हैं कि 50% एम्प्लॉय ये चाहते हैं कि उन्हें 12% से ज्यादा इंक्रीमेंट मिले, इसका एक पहलू ये भी है कि जो रिमेनिंग 50% है, जो बचे हुए 50%, उसमें कुछ को 8 मिलेगा, कुछ को 4 मिलेगा, कुछ को 3 मिलेगा। तो ये जो औसत इंक्रीमेंट होता है, औसत इंक्रीज होगा, एवरेज इंक्रीज विल बी क्लोजर टू अबाउट 9%, 8.5 to 9%। अब इसमें अंतिम चीज जो हम सबको एम्प्लॉइज के नजरिए से सोचनी चाहिए और लोगों के नजरिए से सोचनी चाहिए कि भारत में इन्फ्लेशन की जो दर है, नवंबर पहला महीना है जब वो 6% से नीचे गई है। अगर आप पिछला पूरा साल देखेंगे तो इन्फ्लेशन की दर ज्यादातर 7% थी।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी सेक्टर में आप किसी व्यक्ति को 7% से कम का इंक्रीमेंट देते हैं, तो असल में उसका कुछ इंक्रीमेंट होगा ही नहीं। जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रियल वेज थी देश के महीने करीबन मार्च से लेके सितंबर के अंत तक 7% की इन्फ्लेशन चल रही थी, तो 8% की इंक्रीमेंट पे 7% तो महंगाई की दर खा गई। तो इस नजरिए से इस पॉइंट से कि अब बहुत हद तक ऑफिसेज वापस खुल रहे हैं, महंगाई जो है जहां है 8.5-9% का नंबर थोड़ा सा ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। बट अगेन हर सेक्टर अलग है, हर सेक्टर की रिकवरी अलग हुई है। तो मेरे नजरिए से बहुत हद तक जब 50% लोग ये कह रहे हैं 12%, तो बहुत हद तक 8 भी होंगे, 4 भी होंगे, 3 भी होंगे। औसत नंबर करीबन 8.5 से 9 के आसपास रहेगा। ठीक है, ये आपका अनुमान है और इसके तर्क में आपने जो तमाम आंकड़े दिए और जिस तरह का ट्रेंड नज़र आ रहा है, और आपने कहा भी कि हर सेक्टर की रिकवरी अपने तरह की है और हर सेक्टर का मिजाज अपने तरह से है। रजनीश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मौजूदा माहौल को अगर हम देखें, एक ऑब्जर्वर के तौर पर अगर आप देखें, तो एक तरफ हम देखते हैं एट्रिशन लेवल जिन सेक्टर्स में बढ़ रहा है वहाँ पर साल में 2-2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है, टैलेंट को रिटेन करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हम एक सर्वे देखते हैं जहां पर मुखर होकर एम्प्लॉय ये कह रहे हैं कि साहब 12% तो हमारी आशा है और इसके आसपास रहा तो बेहतर है, नहीं तो फिर जाहिर सी बात है ये उम्मीद प्रोजेक्ट करना ही अपने आप में ये कहता है कि एम्प्लॉय जो है वो अपनी वैल्यू को ये मान रहा है कि जो 2 साल का उसका डेंट लगा है उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए। तो ये एम्प्लॉय और टैलेंट के फेवर में है इस वक्त, या थोड़ा सा अभी बैलेंस बना हुआ है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका और मेरे मायने से मैं इस पूरे मार्केट को अब एम्प्लॉय मार्केट कहना चाहूँगा, जहाँ पर कि एम्प्लॉय अब काफ़ी डिमांडिंग हो रहे हैं, खास करके जो बहुत स्पेशल और हाई स्किल्स रखते हैं, उनको वैल्यू पता है और इसीलिए पिछले हम लोग 6-8 महीने पहले अगर हम देखे होंगे तो उनके सैलरीज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। 200-200, 300-300% उन्होंने हाइक्स लिए, जॉब ऑफर्स लिए। तो बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन था 6-8 महीने पहले। जैसे हमारे दोनों पैनलिस्ट बोले, अब जाकर के स्थिति थोड़ी सी स्टेबल हुई है, नहीं तो बड़ा वोलेटाइल था 6-8 महीने पहले और आईटी इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी टैलेंट को होल्ड करने के लिए। मेरे एंगल से आप देखेंगे तो ये हाई पोटेंशियल टैलेंट, हाई स्किल्ड टैलेंट, उनका ये मार्केट है, उनकी डिमांड रहेगी। और जैसा कि हमने अपने डेलॉइट पैनलिस्ट से भी सुना कि हमें एवरेज देखना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब ये आंकड़े हम पेश कर रहे हैं आप सर्वे के थ्रू, ये 12%, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये एवरेज है और उसको हम लोग उस नजरिए से देखें कि कुछ टैलेंट को कम मिलेगा, कुछ टैलेंट को ज्यादा मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने हाई पोटेंशियल, हाई स्किल टैलेंट है उनको 12% से भी कहीं ज्यादा उनको रिवॉर्ड करना पड़ेगा एक तरह से, उनको रिटेन करने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा एचआर के लिए, लीडरशिप के लिए, कि वो किस तरह, कितनी जल्दी अगले 2-3 महीने में वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ऐसे कौन से टैलेंट हैं जिनको कि हमें किसी भी हालत में रिटेन करना है। उनके लिए एक अलग प्लान बनाना पड़ेगा और बाकी जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए आपका अलग प्लान होना चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि इस बार इंक्रीमेंट का भी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रहेगा। प्लान ए मैं मानता हूं जैसा मैंने कहा हाई स्किल, हाई पोटेंशियल रहेगा। प्लान बी रहेगा शायद आप 8-9% मान के चलें, एवरेज उस लेवल पे होगा। और जहां पे नीचे पे लेवल पे है जो हम प्लान सी बोल सकते हैं, जस्ट टू होल्ड ऑन टू टैलेंट विच यू नो कि जो कि एक एवरेज लेवल पे ऑपरेट कर रही है और ज्यादा हम उनसे परफॉर्मेंस उम्मीद नहीं करते हैं, तो वहां पे आप मान के चलिए 6 से 7% शायद होगा। मेरा मानना है ओवरऑल एवरेज, मेरे को लगता है पिछले साल जो हमने करीब 10 से 11% हम लोगों ने एवरेज मूव किया था परसेंटेज को इंक्रीमेंट का, तो वो मैं मानता हूं हम लोग उसी के इर्द गिर्द रहेंगे। 12% मेरे मायने से थोड़ा ज्यादा लग रहा है। सेंटिमेंट्स हाई हैं, आई थिंक ओनली इंडिया एक मार्केट है जहां पर कि सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं और हमें लग रहा है कि सभी बहुत वी शेप की रिकवरी हो रही है, कुछ सेक्टर्स में रिबाउंड हो रहा है एक तरह का। तो माहौल बहुत इंटरेस्टिंग है और एचआर और लीडरशिप के लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा कि वो किस तरह एक बहुत ही सोच समझ करके एक अप्रेजल का, इंक्रीमेंट का
रिवॉर्ड का, ये सारा प्लान वो लोग थोड़ा सोच समझ करके बनाए। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि कहीं न कहीं वक्त के साथ जो प्लानिंग है उसमें एक रिफॉर्म बहुत आवश्यक है, और इसी वजह से आपने इस बात का जिक्र भी किया कि शायद जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह का माहौल है, उसमें प्लानिंग जो है उसमें भी एक तरह का डिफरेंस नज़र आना चाहिए। आदित्य सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं मौजूदा वक्त में, हम जॉब कट्स की भी बात कर रहे हैं, इधर इन्फ्लेशन और रिसेशन की आशंका भी बनी हुई है, और कई बार हम देखते हैं कि कुछ कंपनियां जो शायद उतनी मुश्किल में नहीं है, वो इनको एक एक्सक्यूज मानकर कहीं ना कहीं एम्प्लॉई और वर्किंग फोर्स पर इस तरह का प्रेशर डालती हैं, और ये हमने देखा भी है। ऐसे में क्या अब ज़्यादा एम्प्लॉय अवेयर हुआ है अपने सेक्टर को लेकर, और यही वजह है कि इस तरह की फाइंडिंग्स हमें नजर आ रही है? नहीं, देखिए, ये कोविड के बाद जो रिकवरी हुआ है, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो गया है अमॉन्ग्स्ट ऑल सिटीजन्स अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, अक्रॉस ऑल लेवल्स। हमने देखा ये जो अक्टूबर से दिसंबर तक, मान लीजिए सितंबर से दिसंबर तक, जो फेस्टिव टाइम में ऑल कंज्यूमर प्रोडक्ट सेल्स सबसे बेहतर रहा। अभी ऑनलाइन सेल्स बोलिए, ऑफलाइन, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ, ऑटोमोटिव्स, सब सेल बहुत बढ़ चुका है। तो ये फिगर्स ये दर्शाते हैं कि अभी कंज्यूमर ऑप्टिमिज्म, कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ चुका है। इसलिए बहुत सारे एम्प्लॉइज अपना तो एक्सपेंसेस तो वो बढ़ रहे हैं, एक पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव सेंटिमेंट की वजह से, और एक तो इन्फ्लेशन तो है ही। तो ये दोनों फैक्टर कंबाइन करके इसलिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं, इसलिए वो पॉजिटिविटी, लोगों का ऐसे उम्मीदें बढ़ चुके हैं कि अभी मेरा एम्प्लॉयर, उनका बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, तो शायद मुझे अच्छा ही इंक्रीमेंट मिल जाएगा। लेकिन फैक्ट ये है, आपने जैसा बताया कि इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक रिसेशन, ये सब भी रियलिटी है। ग्लोबल सिनेरियो जो है, ये तो रियलिटी भी है। जो इंडस्ट्रीज ग्लोबली कनेक्टेड हैं बहुत सारे, तो वो इंडस्ट्री में इसको डिस्कनेक्ट करके एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस और एम्प्लॉय का सेंटिमेंट को ऑनर करना बहुत ही मुश्किल हो जाए। आदित्य सर, आदित्य, समय कम है, मुझे कुछ और सवालों की ओर बढ़ना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में ये बात समझ में आई है कि जो स्किल्ड लोग हैं उन्हें अपनी अहमियत जो है वो समझ में आ रही है। वो एक स्ट्रक्चरल जो एक पैटर्न बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उसमें भी रिफॉर्म नजर आए। प्रखर, हमने उन लोगों की तो बात कर ली जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, और जो अपनी जॉब चेंज और एट्रिशन के माहौल, बाकी सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ज़रा फ्रेशर्स की बात कर लेते हैं। क्या कहता है आप लोगों का आकलन कि किस तरह का रहने वाला है 2023 अगर साल देखें फ्रेशर्स के लिहाज से? क्योंकि कई सेक्टर्स जो हैं वो ये जो हम कह रहे हैं कि स्किल्ड लोगों की कमी से जूझ रहे हैं, और वहाँ पर एक तरह से उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो फ्रेशर्स को ट्रेनिंग में ज़्यादा समय दें। तो किस तरह का रुझान वहाँ नज़र आ रहा है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आपने अपने सवाल में ही उस सवाल का जवाब भी निहित कर दिया था। आपने कहा कि फ्रेशर्स को हायर करना है, पर साथ-साथ उनके पास इतना समय भी नहीं कि वो उनसे ट्रेन कर पाएँ। तो पहली चीज़ तो इस सब में ये है कि जो फ्रेशर्स ज़्यादातर मूल रूप से आते हैं नौकरी में, और इनमें ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग ने सबसे ज़्यादा हायरिंग की, अगर पिछला दशक देखेंगे आप। ये जिसे मास हायरिंग कहते हैं। बट वो सब बच्चे जो इन कंपनीज में जाते थे, उन्हें उसके बाद एक तरह से फिर से प्रशिक्षण दिया जाता था। दे यूज्ड टू बी ट्रेन्ड अगेन, क्योंकि जिस तरह का स्किल एक कंपनी को चाहिए था, वो अक्सर हमारी शिक्षा व्यवस्था में उस तरह से पढ़ के सीख के बच्चा नहीं आता। अब ये अगेन हमने अपनी तरफ से एक सर्वे किया था, हम हर साल करते हैं इसमें, जिसमें हम जाते हैं और कैंपस में लोगों से पूछते हैं कि भाई इस साल आपके यहाँ कितने बच्चे कहाँ कितने पैसे पे प्लेस हुए। क्योंकि पिछला साल फ्रेशर्स के लिए बहुत हद तक अच्छा था, और जब आप फ्रेशर कहते हैं तो फ्रेशर्स को भी कुछ तरह से इस डेटा को तोड़ना जरूरी है। भारत में कई तरह के कॉलेज हैं, अगर आप टॉप ऑफ द हीप, टॉप लीग कॉलेजेस देखेंगे, उनके प्लेसमेंट में बहुत हद तक फर्क नहीं पड़ा। जिस तरह से बच्चे पहले प्लेस हो रहे थे, ऑन एन एवरेज बच्चों के पास
2 से 3 ऑफर्स थे, वो वैसे के वैसे हैं। अगर आप बेली देखेंगे, जैसे जहाँ पे ज्यादातर हमारे देश के कॉलेजेस इंजीनियरिंग हो, या वो एक तरह से आप मान लीजिए कि दूसरी तरह की यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, वहां पे रिक्रूटमेंट स्लो डाउन हुआ था 2020 में, और जिन बच्चों को ऑफर भी मिले थे उनको 2021 तक ज्वाइनिंग नहीं मिली थी। क्योंकि पहली चीज, लोग कंपनीज ने ऑफर दे दिए थे, अपनी बेंच सिक्योर कर ली थी, पर उनके पास इतना ना तो काम था कि वो लोगों को बुला पाए, ट्रेन कर पाए, तो उसमें कुछ हद तक थोड़ा सा एक तरह का स्लो डाउन दिखा था। 2021 वाज अ वेरी गुड ईयर, बहुत अच्छा साल था बच्चों के लिए भी, नौकरियां भी थी मार्केट में। देखिए, स्किल की कमी इस देश में है। प्रीमियम की बात आई थिंक मिश्रा जी भी कर रहे थे, स्किल जहां पे है वहां प्रीमियम मिलेगा, पर ये जो बच्चे इस कॉलेज से आते हैं और जब ये नौकरी में आने के बाद इनको स्किल टैलेंट में डाला जाता है, उसके बीच का एक सफर है। अब उस सफर को तय करने में उन्हें थोड़ा वक्त लगता है, जहां पे कंपनीज अपने हिसाब से बच्चों को ग्रूम करती हैं। स्किल टैलेंट को डेफिनेटली, आई थिंक हमारे पैनलिस्ट ये हाईलाइट, सिंह साहब हाईलाइट भी कर रहे थे कि 12, 13, 14, 15% तक मिलेगा, लेकिन स्किल तक, जहां आपका जो सवाल था, कॉलेजों में इस साल डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज ज्यादातर कैंपस की हायरिंग पिछले साल के दिए नंबरों पे होती है, ये समझना जरूरी है। तो क्योंकि 2022 वाज अ गुड ईयर, हायरिंग के नंबर्स अच्छे रहेंगे। हाउएवर, कब उनको ज्वाइनिंग मिलेगी ये डिपेंड करता है कि मार्केट में परसीव्ड स्लो डाउन। ठीक है प्रखर, समय कम है, आखिरी रिमार्क मैं रजनीश सर आपसे लेना चाहूँगा। क्या मानते हैं कि जो एक ट्रेंड ये भी देखा गया है और कंपनियां इसको बार बार एक तरह से एक अपनी पीड़ा के तौर पर भी सामने रखती हैं, हमने तमाम एम्प्लॉयज़ और कर्मचारियों की तो बात कर ली, टैलेंट्स की बात कर ली, ज़रा कंपनियों के साइड से भी समझना चाहें कि बहुत सी कंपनियां बेहतर हाइक भी दे देती हैं, उसके बावजूद उनका टैलेंट कहीं और उस हाइक को, बेहतर हाइक लेने के बावजूद कहीं और चला जाता है। कई कंपनियां इस वजह से शायद लेट जो इंक्रीमेंट है वो देती हैं, कई कंपनियां जो हैं वो लोगों को जो एक एरियर वाला हिस्सा है उससे भी बचती हैं। इन सारी चीज़ों को किस तरह से समझें, क्या इस तरह के भी ट्रेंड्स आगे नजर आने वाले? देखिए, इसमें मेरी 2 तरह के विचार होंगे। एक तो है कि आप बिल्कुल ऐसे माहौल में इंक्रीमेंट को डिले करना मैं बिल्कुल सुझाव नहीं दूंगा, और मैं मानता हूं कि सारी कंपनियां ये चाहेंगी कि वो जितना जल्दी इस एक्सरसाइज को खत्म कर दे, अप्रैल में ही खत्म कर दे, बेहतर है। दूसरा जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि पैंडेमिक के दौरान एक सैलरी स्ट्रक्चर में बहुत बड़े रोल के उसमें आया, वो था वेरिएबल कंपोनेंट। मैं मान के चलता हूं कि फिक्स्ड इंक्रीमेंट जो होनी है वो तो जितनी जल्दी हो जाए अप्रैल में कर ले, और मेरी जहां तक जितने हमारे क्लाइंट्स हैं, सब जगह एक्सरसाइज जनवरी से शुरू हो जा रहा है, कुछ जगह दिसंबर में ही एक्सरसाइज शुरू हो गया है। सब लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी एक्सरसाइज को खत्म करें, फिक्स जो भी इंक्रीमेंट करना है जल्दी करें। उसको स्टैगर करने की बात नहीं हो रही है, स्टैगर करने की बात हो रही है वेरिएबल कंपोनेंट, कि आप बोनस है या इंसेंटिव है या कुछ भी है, उसको आप शायद कुछ भागों में बांट दें, और या तो क्वार्टरली पे करें या मंथली पे करें, वो हर एक कंपनी की अपनी पॉलिसी रहेगी। मेरा यही मानना रहेगा कि इस बार ऐसे माहौल में डिले करना बिल्कुल ही उचित नहीं होगा कंपनियों के लिए। जितना जल्दी आप एक्सरसाइज कर ले ये बढ़िया रहेगा, बिल्कुल, और इससे आप आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समय कम है, इस चर्चा को मुझे यहीं रोकना होगा, और उम्मीद यही करते हैं कि 2023 जिस तरह की उम्मीद टैलेंट्स को है, उन उम्मीदों पर कंपनियां खरी उतरें। अड़चने, मुश्किलात तो हैं ही, लेकिन एक सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या कुछ सरप्राइजेज कंपनियां दे सकती हैं अपने टैलेंट्स को, जिस तरह का डेंट कोविड के दौर में लगा, क्या उसके बाद रिकवरी का जो एक माहौल बना उसको पास ऑन कर सकती हैं टैलेंट्स पर। ये बहुत सारे ऐसी उम्मीदें हैं जिन पर नजरें हैं। उम्मीद यही करेंगे कि आने वाला साल बेहतर हो। आप सभी पैनलिस्ट को, रजनीश सर, प्रखर और इसके साथ ही आदित्य सर, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और बहुत ही शानदार विश्लेषण रहा। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल ईटी नाव स्वदेश की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाव स्वदेश। नमस्कार।